मॉर्निंग। मैं प्रदीप राजपूत आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर परिवार में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम अपनी वंशावली वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये आपके लिए मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम वंशावली सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं नंदा डायनेस्टी यानी नंद वंश की वंशावली। ठीक है, तो इसमें जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अब हम विभिन्न जो वंशों की वंशावली है इसमें हम पढ़ेंगे नंद वंश को। नंद वंश का शासन कब से कब तक रहता है? देखिए, नंद वंश का जो शासन रहता है वो 344 बीसीई से लेकर के यानी 344 ईसा पूर्व से लेकर के 222 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस वंश के जो संस्थापक हैं, संस्थापक के तौर पे हम किसको लेते हैं? तो महानंदिन को जो है हम मान के चलते हैं ये इस वंश के संस्थापक हैं। कौन है संस्थापक? महानंदिन। ठीक है, इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना करते हैं। और इनकी मृत्यु जो है एक यहाँ के शूद्रदासी पुत्र जिनका नाम था महापद्मनंद, इनके द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश में कुल कितने राजा हुए थे? 9 राजा हुए थे। और इस वजह से जो है इनको नवनंद भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा आपको, नवनंद इनको कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें 9 राजा हुए थे, नंद वंश था, इसलिए इनको नवनंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उग्रसेन नाम यहाँ पर मिलता है हमें पुराणों में। किसके लिए? महापद्म के लिए। तो महापद्म को उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। और बाकी जो 8 इस वंश के जो राजा हुए हैं, कितने राजा? 8 जो बाकी राजा हुए हैं वो इनके पुत्र थे। ठीक है, महाबोधि वंश में हमें इनके नाम मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाम किसमें मिलते हैं? महाबोधि वंश में। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इन डायनेस्टीज के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी इस वंश में जो है या इस सीरीज में हम केवल इनके सभी राजाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही हल्की। ठीक है, और बाकी सब वीडियोस के लिए जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। द सिटी टॉपर परिवार पूरी तन मन से जो है लगा हुआ है आपको जल्द से जल्द सारे के सारे वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए। तो देखिए, अब जो है महाबोधि वंश में हमें यहाँ पर कौन कौन से राजाओं के नाम पता लगते हैं। तो सबसे पहले है उग्रसेन। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम है? उग्रसेन। आप यहाँ पे देख रहे हैं उग्रसेन। ओके, उग्रसेन के बाद दूसरे कौन आते हैं? उग्रसेन के बाद दूसरे हैं वो है पांडुक, और पांडुक के बाद पांडुगति। ठीक है, और उसके बाद भूतपाल। ये सब कौन है? ये सब जो है महानंदिन के ही पुत्र हैं। ठीक है, जिनका पुराणों में नाम क्या मिलता है? उग्रसेन। राइट, इसके बाद राष्ट्रपाल, इसी तरह गोविसंडक, और उसके बाद दससिद्धक, और इसके बाद जो अगले राजा आते हैं उनका नाम है कैवर्थ। और फिर जो आखिरी हैं, आपने इनका नाम खूब सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य से संबंधित है, इनका नाम है धनानंद। ठीक है, जो नंद वंश के आखिरी शासक के तौर पर जाने जाते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा और हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महापद्मनंद के बारे में। ठीक है, महापद्मनंद को एक राट भी कहा जाता था। ठीक है, महापद्मनंद को एक राट भी कहा जाता था। एक राट कौन सा राजा होता था? जो अपने यहाँ पर जैसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, जो इन चारों दिशाओं का राजा होता था उसको एक राट कहा जाता था। जो किसको कहा जाता था? महापद्मनंद को कहा जाता था। ठीक है, यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का इस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था। कैसा राजा था? सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा कौन था? वो था इस समय पर महापद्मनंद। ठीक है, तो इसने सर्वप्रथम जो है यानी कलिंग की विजय, हम आगे चल के कई राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिलती है कलिंग विजय के लिए, तो कलिंग विजय करने वाला ये पहला राजा था। इसने जो है वहां पर कलिंग विजय करने के बाद में नहर भी खुदवाई थी। ठीक है, किसने? महापद्मनंद ने। ठीक है, तो यहाँ पे नहर का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नहर खुदवाई थी उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? उसका उल्लेख हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। देखिए, मैंने लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी है? ये खारवेल की है। खारवेल कौन है? कलिंग के शासक हैं, जो आगे आने वाले समय में आते हैं और वो इसका जिक्र अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में करवाते हैं। ठीक है,
तो महापद्मनंद के बारे में अभी हम और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए इसी अभिलेख से और भी चीजें मिलती हैं। क्या पता लगता है कि महापद्मनंद वो यहाँ से कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, जैन प्रतिमा उठा लाया था कौन? महापद्मनंद, जब उसने कलिंग विजय की थी। ओके, यहाँ पर जो है व्याकरण आचार्य पाणिनि, आपने सुना होगा पाणिनि का नाम। तो पाणिनि ने जो है वो इनके दरबार के व्यक्ति थे, इनके दरबारी थे और इनके अच्छे मित्र भी थे। आपको ये भी ध्यान रखना है, पाणिनि जो है वो इस समय इनके अच्छे मित्र थे, किनके? महापद्मनंद के। ये निस्संदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है, प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट के तौर पे हम लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया है अजातशत्रु, बिंबिसार वगैरह भी है, लेकिन उन सबसे जो है बड़ा एरिया किसके पास है? वो इनके पास है। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक और चीज रह जाती है यहाँ पर, पुराणों में इन्हें सर्व छत्रांतक की उपाधि भी दी गई है। आप याद रखोगे, इनके पास सर्व छत्रांतक की उपाधि भी है। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? पुराणों में लिखा हुआ है। राइट, चलिए इसके बाद जो है अब हम आगे पढ़ते हैं और अगले जो हमारे शासक हैं, इंपॉर्टेंट शासक, वो है यहाँ पर धनानंद। कौन है? धनानंद। और ये आखिरी है। बीच के जो शासक मैंने आपको बताए थे वो महापद्मनंद के ही पुत्र हैं और इन्हें जो है इतना इंपॉर्टेंटली या इनको इतनी वरीयता नहीं दी गई है ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार। तो अब हम पढ़ेंगे धनानंद, जो आखिरी शासक थे नंद वंश के। तो महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। ठीक है, 8 पुत्रों में से धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर बोले तो कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इनके ही शासन काल के दौरान भारत पर हमला किया था। तो यूनानी लेखक जो है इनको अग्रमीज भी कहते थे। ठीक है, यूनानी लेखक क्या कहते थे इनको? अग्रमीज। तो धनानंद के समय पर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ये नंद वंश के अंतिम सम्राट थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण ये जनता में अलोकप्रिय हो गए। ठीक है, यानी कि जनता में अब जनता इनको पसंद नहीं करती थी और जनता पूरी तरह से क्या थी? असंतुष्ट थी। किससे असंतुष्ट थी? धनानंद से। ठीक है, ऐसे देखिए आपको ये वीडियो जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस तरह की लंबी सीरीज आपको मिलती रहेगी। बस आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इस नए यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा ग्रोथ मिले कि ये जो है एक बड़ा चैनल बने और आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इस पर मिलते रहेंगे। तो इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हम इनके बारे में डिटेल में आगे की क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो इस समय कौटिल्य की मदद से एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लिए अपनी कोशिश कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किया? इस स्थिति का लाभ उठाया। किस स्थिति का? इनकी अलोकप्रियता का। किसकी अलोकप्रियता का? धनानंद की। ठीक है, तो इसका लाभ उठाया और चाणक्य की मदद से, जो उनके टीचर भी थे, उनके गुरु थे, उनकी मदद से जो है इन्होंने यहाँ पे क्या किया? धनानंद को युद्ध में हरा दिया और उसके बाद धनानंद की कर दी गई क्या? हत्या। धनानंद की हो जाती है यहाँ पर हत्या। और इसके शासन काल में ही जो है, ये मैंने आपको भी बताया था, सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया है। ये दोबारा से यहाँ पे लिख गया है तो दोबारा से आपको बता देते हैं। और नंद शासक, अगर हम बात करें यहाँ पर ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो नंद शासक जो है वो यहाँ पर जैन मत के पोषक थे। तभी तो हमने पढ़ा था कि महापद्मनंद जो है उसने कलिंग पर हमला करके जैन प्रतिमा को उठा लाया था। ठीक है, तो धनानंद के जो है अगर हम जैन अमात्य की बात करें तो धनानंद के जैन अमात्य के रूप में हमें 2 नाम मिलते हैं। एक है सटकाल और दूसरा है स्थूलभद्र। ठीक है, सटकाल और स्थूलभद्र। राइट, इसके बाद जो है इनके दरबार में जो है जो विद्वान थे वो कौन कौन है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने। उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन, इन जैसे विद्वान जो है इनकी दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। ठीक है, नंद शासक जो है वो धनी और शक्तिशाली थे, तभी इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्टेब्लिश किया था। वो धनी और शक्तिशाली थे। इनके पास अगर सेना की बात करें तो इनके पास लगभग जो है 2 लाख की पैदल सेना थी। ठीक है, इनके पास लगभग 20,000 घुड़सवार थे। इनके पास 3,000 से लेकर के 6,000 तक इनकी सेना में हाथी थे। तो उस समय की एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल सेना नंदों के पास थी। ओके, अब हम इसके बाद देखिए अब क्या होता है, नंद वंश का अंत होता है, जैसा कि आपको पहले बताया। किसने कहता है, किसके द्वारा होता है? वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा?
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य फाइनली धनानंद की हत्या करके और एक नए वंश की स्थापना करता है, उसे बोलते हैं मौर्य वंश। यहाँ से मौर्य शासन की शुरुआत हो जाती है। अब जो अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करता है और उसमें कौन कौन से शासक होते हैं, कौन कौन से ऐसे जो बड़े बड़े जो हैं शासक रहे, जैसे कि आपको एक दो के नाम बता दें, जैसे कि सम्राट अशोक के पिताजी बिंदुसार, या फिर सम्राट अशोक के बाद जो अगला शासक बनता है दशरथ। ऐसे महान शासक होते हैं और एक लंबा और जो है पूरे इंडिया को पैन इंडिया कैरेक्टर में बांध देते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप जो है इस तरह के वीडियोस लगातार चाहते हैं और लगातार पूरी तरह से हिस्ट्री की प्रिपरेशन जीरो से लेकर के शीर्ष तक आप करना चाहते हैं, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और दोस्तों तक इसे जरूर पहुँचाएँ। बहुत जल्द आपको वीडियोज़ की सीरीज़ लगातार मिलती चली जाएगी। द सिटी टॉपर परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।